अपना YouTube चैनल स्टडी मोशन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कृषि के बारे में, यानी पार्ट 2, जो कि मैंने पहले पार्ट में बताया था कि सस्य गहनता क्या होता है। कृषि के बारे में कुछ बताए थे, है ना। एक साल में हम कितनी फसल लगा सकते हैं और एक ही भूमि पर कितनी बार हम खेती कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो आज हम देखेंगे कृषि के बारे में, यानी दूसरे इसके पार्ट को देखेंगे। इसमें हमको देखना है कि कृषि कितने प्रकार के होते हैं, कृषि के कौन कौन विशेषताएं हैं, ये सब सारी चीजों को हम कवर करेंगे। चलिए हम देखते हैं वर्षाधीन कृषि क्या होता है। यानी वर्षाधीन कृषि क्या होता है कि जब फसल केवल वर्षा द्वारा प्राप्त नमी के आधार पर पैदा की जाए। किसके आधार पर? केवल वर्षा द्वारा प्राप्त नमी के आधार पर तैयार की जाती है, वैसे कृषि को वर्षा पोषित या वर्षाधीन कृषि कहते हैं। फिर से देखते हैं कि जब फसल केवल वर्षा द्वारा प्राप्त नमी के आधार पर पैदा की जाती है, वैसे कृषि को वर्षा पोषित कृषि या वर्षाधीन कृषि कहते हैं। अब इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है शुष्क भूमि कृषि, एक है शुष्क भूमि कृषि और एक है आर्द्र भूमि कृषि। अब शुष्क भूमि कृषि किसको बोलेंगे जी? जो 75 सेंटीमीटर कम वर्षा वाला क्षेत्र हो, यानी जहां पर वैसा स्थान, जहां पर वैसा प्रदेश जहां पर 75 सेंटीमीटर से कम बारिश हो, यानी 75 सेंटीमीटर से क्या हो? कम बारिश हो, कम वर्षा वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? शुष्क कृषि, यानी शुष्क भूमि कृषि। दूसरा आर्द्र भूमि किसको कहते हैं जी? जो 75 सेंटीमीटर अधिक वर्षा वाला क्षेत्र हो, यानी जहां पे बारिश जो है, वर्षा जो 75 सेंटीमीटर से अधिक हो, उस एरिया को क्या बोलेंगे? आर्द्र भूमि कृषि। अब देखते हैं कि भारतीय कृषि कुल, यानी वर्षाधीन कृषि जो होता है, टोटल 38.67% भूमि पर वर्षाधीन कृषि होती है। यानी भारतीय कृषि का कुल 38.67% भूमि पर वर्षाधीन कृषि होती है। एग्जाम्पल में, यानी कौन सब इसमें होता है जी? तो मोटा अनाज का फसल होता है, दाल तिलहन होता है, कपास होता है और बहुत सारे ऐसे अनाज को हम लोगों को पैदावार किया जाता है। किस जगह पे? वर्षाधीन कृषि में। और उसका कुल कृषि का कितना है जी? 38.67% है। अब देखते हैं कुछ इसकी विशेषताएं। विशेषता मतलब पहला पॉइंट देखते हैं कि वर्षा जल को संरक्षित करने की विधि का प्रयोग किया जाता है। वर्षा जल को एकत्रित संरक्षित करने का क्या क्या जाता है? विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोटर टंकी से ना खेतों की सिंचाई की जाती है, या फिर बारिश हुई, नाले बना दिए, उसमें खेत से, पोखर से, तालाब से पानी इकट्ठा करके, है ना, सिंचाई करते हैं। तो वर्षा जल को संरक्षित करने की विधि का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कि शुष्कता के कारण यहाँ की मिट्टी, यानी सुखाड़ के कारण यहाँ की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि 75 सेंटीमीटर कम वर्षा वाला क्षेत्र में आता है। कम होता है तो सुखाड़ ज्यादा होगा, सुखाड़ ज्यादा होगा तो मिट्टी क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, उसमें पानी की मात्रा कम होगी, ह्यूमस की मात्रा कम होगी। तो शुष्कता के कारण यहाँ की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है। तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि यहाँ यह कृषि अधिकांशतः गरीब किसान करते हैं। कौन? गरीब किसान करते हैं, जिसके पास पूंजी का अभाव हो और आवश्यक साधन का अभाव हो। पूंजी का अभाव, अगर पूंजी रहता तो वो मोटर लगाकर क्या सकते हैं? जमीन से पानी निकाल सकते, लेकिन वो वर्षा पे आश्रित रहते हैं। पहला पॉइंट देखे थे कि वर्षा जल को संरक्षित करने की विधि का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है जी?
कि शुष्कता के कारण, सुखाड़ के कारण यहाँ की मिट्टी में क्या होती है, ह्यूमस की कमी होती है, बहुत कम होता है, ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है, यानी आर्द्रता होती है, सुखाड़ हो जाता है, जिसके कारण पानी हमको व्यवस्थित रूप में नहीं मिल पाता और खेती ढंग से नहीं हो पाती है, वो हमेशा वर्षा पे आश्रित रहता है। और लास्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है जी, यहाँ पे यह कृषि क्या अधिकांशतः गरीब किसानों के लिए, क्योंकि इसके पास पूंजी का अभाव होता है और पर्याप्त साधन नहीं हो पाते हैं जिससे वह कृषि कर सके, है ना। और गरीब किसान के लिए और शुष्क भूमि क्षेत्र दोनों एक दूसरे से परस्पर संबंध है, इसलिए इसके उत्थान के लिए सरकारों ने कई सारी योजनाओं को लागू किया है। तो हम देखते हैं कि ये कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो वो कौन सी योजनाएं हैं जी, पहला है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, समन्वित विकास कार्यक्रम, और दूसरा है सूखा प्रबंधन क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्य और नरेगा, यानी इसको बोलते हैं मनरेगा, जिसको नरेगा नाम दे दिया गया बाद में। इसमें इस नरेगा के तहत ना, इस नरेगा के तहत हर एक किसान को 1 फरवरी 2019 के तहत जिसके पास 2 हेक्टेयर जमीन है, यानी 2 बीघा जमीन है, उसको 6,000 रुपया पर ईयर, यानी 6,000 रुपये पर ईयर देने की घोषणा की गई है। यानी इसको 3 किस्तों में बांटा गया है, यानी 2-2 हजार रुपया 3 बार में क्लियर करेंगे। अब है नेक्स्ट, कृषि की नई तकनीक का विकास। बहुत सारे यंत्र आ गए हैं, बहुत सारे औजार आ गए हैं, तकनीकी आ गई, जिससे कृषि बहुत आसानी तरीके से की जा रही है ना। उसके बाद कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योगों को विकसित किया जा रहा है। अभी बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो कि लोन दे रहे हैं कुटीर उद्योग को स्टार्ट करने के लिए, लघु उद्योग को स्टार्ट करने के लिए। हर एक किसानों को एक लोन प्रोवाइड की जा रही है कि आप कुटीर उद्योग या लघु उद्योग में पैसा लगाएं और एक नई बिजनेस की शुरुआत करें, जो कि अभी हाल फिलहाल में MSME के तहत सरकारें लोन दे रही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पशुपालन एवं मुर्गी पालन के कृषि के पूरक अंग है, यानी पशुपालन एवं मुर्गी पालन भी क्या किया गया, कृषि के अंतर्गत ही रखा गया है। उसके बाद अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए, यानी अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, क्या अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ है जी, हैदराबाद में, जो कि हैदराबाद में है। एवं केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क से क्षेत्र, जहां पे सुखाड़ है, जहां पे 75 सेमी से कम वर्षा वाला क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र, वहां पे उसके लिए एक अनुसंधान संस्थान बना है जो कि जोधपुर में है, और शुष्क भूमि एवं अन्य कृषि से संबंधित समस्याओं का निदान के लिए कार्यरत है। ये जो संस्थाएं हैं किसके लिए, शुष्क भूमि और अन्य कृषि संबंधी समस्याओं के लिए यह हमेशा कार्यरत है। अब देखते हैं कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार कौन कौन है कि प्रारंभिक जीविका कृषि, गहन जीविका कृषि और वाणिज्यिक कृषि। प्रारंभिक जो हम शुरुआत में अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि करते हैं वो, उसके बाद गहन जीविका, यानी हम अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि जो कर रहे हैं वो। वाणिज्यिक कृषि, फ्यूचर में बचाने के लिए वाणिज्यिक कृषि, यानी तीनों कृषि को हम एक एक करके देख रहे हैं। तो पहला देखते हैं प्रारंभिक जीविका कृषि, है ना। प्रारंभिक जीविका कृषि, इसमें यह क्या है, अति प्राचीन काल, यानी बहुत पुराने सालों से, बहुत पुराने कालों से यह कृषि की जा रही है, यानी यह अति प्राचीन काल से की जाने वाली कृषि का तरीका है। इसमें परंपरागत तरीके से भूमि पर खेती की जाती है, यानी परंपरागत तरीके मतलब जो हम लोग घर में करते हैं, जैसे कोई खुरपी से, कुदाली से किया जाता है, वैसे ही
पुराने खेत को क्या करता है कि खेत को जला दिया जाता है, काट दिया जाता है, फिर दूसरे नए खेत नए अनाज को बोया जाता है, वही खेती क्या कहलाती है, प्रारंभिक जीविका कृषि कहलाती है। यानी उस विधि को जो पुराने जैसे लकड़ी का ढाल हो गया है ना, कुदाल हो गया, खुरपी हो गया, इस तरह से जमीन की जुताई करके जो खेती की जाती है वह प्रारंभिक जीविका कृषि कहलाती है। और यह प्रणाली क्या कहलाता है, कर्तन दहल प्रणाली। यह कौन सा प्रणाली कहा गया है, कर्तन दहल प्रणाली कहा गया है। अब देखते हैं कि यह उत्तर पूर्वी राज्यों में, असम में, मेघालय, मिजोरम में, नागालैंड में इस कृषि को क्या कहा गया, झूम कहा गया है। और मणिपुर में इस कृषि को पालमू कहा गया, मणिपुर में इस कृषि को पालमू कहा गया है। और छत्तीसगढ़ के बक्सर जिला और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस खेती को दीपा कहा गया है। दूसरा देखते हैं गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि यह ऐसी कृषि है, यानी ऐसे अधिकांश देश के ऐसे अधिकांश हिस्सों में यह कृषि की जाती है जहां पर भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक हो। यानी उस प्रदेश में की जाती है जहां पे जनसंख्या बहुत ज्यादा हो, और इस प्रकार की कृषि पद्धति को क्या कहते हैं, गहन जीविका कृषि कहते हैं। इसमें श्रम की अधिकता होती है, इसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगता है क्योंकि वहां पे जनसंख्या अधिक होने के कारण अनाज भी बहुत ज्यादा ही मात्रा में पैदा की जाती, पैदावार किया जाता है। और इसी को क्या बोलते हैं, जीविका निर्वाहक कृषि। यानी जीविका निर्वाहक कृषि किसको कहा गया, गहन जीविका कृषि को ही जीविका निर्वाहक कृषि कहते हैं। हम देखते हैं तीसरा नंबर में है व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि या वाणिज्यिक कृषि। इसके अनुसार, यानी नाम से पता चलता है कि यह जो भी कृषि होती होगी व्यापारिक कृषि या वाणिज्यिक कृषि, इसका दूसरा नाम यानी वाणिज्यिक कृषि भी बोलते हैं, कृषि ना। यानी इसके नाम से पता जो चल रहा है कि यह फसल जो उगाया जाता है, इसकी पैदावार जो होती है व्यापार के लिए होती है। यानी इस कृषि में अधिक पूंजी लगता है। आधुनिक कृषि तकनीक, यानी आधुनिक कृषि तकनीक अनेक टेक्नोलॉजी से इसकी उपज होती है। यानी किसान तो अपना पूंजी लगा देता है, यानी किसान जो भी अपना पूंजी लगाता है उससे ज्यादा आय प्राप्त करने के लिए इसको मार्केट में डालता है। तो इस तरह का कृषि व्यापारिक कृषि कहलाता है। इसको हरित क्रांति का रूप भी दिया गया है, हरित क्रांति का रूप भी दिया गया है। यानी यह व्यापक रूप से कहां पे, पंजाब एवं हरियाणा में अपनाया जाता है। इसलिए यहाँ पे गेहूं की खेती सबसे ज्यादा होती है, पंजाब में सबसे ज्यादा गेहूं की खेती होती है। तो इस खेती को सबसे ज्यादा कहां अपनाया गया है, हरियाणा एवं पंजाब में। इस खेती का दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं, इसको हरित क्रांति का रूप भी दिया गया है ना। तो इसका दूसरा नाम है, इसको रोपण कृषि भी कहते हैं, इसको हम रोपण कृषि भी कह सकते हैं। जिसका कुछ उदाहरण है कि चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि। रबर की चाय की खेती कहाँ होती है सबसे ज्यादा, असम एवं दार्जिलिंग में, कॉफी कर्नाटक में है ना, रबर केरल में, गन्ना यूपी में और केला तमिलनाडु में। चलिए अब हम देखते हैं फसल प्रारूप, यानी फसल का कौन कौन सा प्रारूप है। हमने बताया था कि 3 प्रकार के प्रारूप हैं, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल ना। खरीफ, रबी और जायद फसल यह भारत की प्रमुख फसलें भी हैं। अब हम इसको एक डायग्राम के तहत समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा यह डायग्राम या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि खरीफ फसल, यानी क्वेश्चन रहेगा कि बाजरा जो है खरीफ फसल है, जायद फसल है या रबी फसल है या इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा खरीफ फसल। तो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं। एक चीज और है
कि हम यहाँ देखते हैं कि हरित क्रांति यानी कृषि पढ़ रहे हैं, तो कृषि से रिलेटेड हरित क्रांति के जनक किसको कहा गया है, तो डॉक्टर एस स्वामीनाथन को। यह भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार यह क्वेश्चन पूछ चुका है। तो हम लोग डायग्राम पे चलते हैं। देखिए फसल, खरीफ फसल, यह इसकी समयावधि कब होती है, यानी जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में इसको काट ली जाती है। जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। ऋतु कौन सा है जी, वर्षा ऋतु है ना। अब देखिए चावल, चावल, मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, तिल, जूट और मूंगफली, ये सारे खरीफ फसल के उदाहरण हैं। अब देखते हैं रबी फसल, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसको काट ली जाती है। शीत ऋतु में यह फसल उगाई जाती है। शीत ऋतु में यह रबी फसल की खेती होती है, जिसमें गेहूं, जौ, चना, मसूर, मटर, तीसी, सरसों, ये सारे जो है रबी फसल के उदाहरण हैं। अब जायद फसल पे चलते हैं। यह मार्च अप्रैल में बोई जाती है और मई जून में काट ली जाती है, जिसको गर्मा फसल भी कहते हैं। जायद को गर्मा फसल, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में यह बोई जाती है। किसमें, ग्रीष्म ऋतु में यह बोई जाती है। इसके जो प्रमुख फसलें हैं, कद्दू, ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज, धान, मकई, मूंग और उड़द। सब्जी जो भी आएगा लगभग में वह जायद फसल के अंतर्गत आएगा, है ना। तरबूज, खरबूज, ये सब जायद फसल के उदाहरण है। तो ये हमने ओवरऑल फसल के प्रारूप को एक डायग्राम के तहत देखा। तो हम अगले वीडियो में इस चैप्टर यानी कृषि चैप्टर के और भागों को देखेंगे। तो मैंने देखा कि फसल के प्रारूप, फसल के प्रकार, कृषि के प्रकार, उसकी विशेषताओं के बारे में इस पार्ट में हमने देखा। नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर के और भी पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो हमारे चैनल को यानी स्टडी मोशन को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, है ना, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। और आने वाले वीडियो में हम और भी अधिक से अधिक जानकारी लाएंगे और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत सारे वीडियो डाले जा रहे हैं, जो आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा। धन्यवाद।